हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स ऑनलाइन। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो जाए, आपको एज रिलैक्सेशन मिले, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आज के वीडियो में हम जनरल स्टडी दैट इज़ जीएस पेपर 1 का डिटेल एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। जो बच्चे बाद में ये वीडियो भी देखेंगे उनके लिए बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है JKAS प्रीलिम JKAS जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आज यानी कि 8 दिसंबर को, और इसका हम पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसको हम एनालिसिस करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे और लास्ट पे हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है उसकी हम बात करेंगे। मेरे पास बी सीरीज पेपर किसी ने शेयर किया है तो हम बी सीरीज के पेपर का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन तो सारे सेम ही होते हैं ABCD में, बट सीक्वेंस आगे पीछे जरूर होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड बाय CPCB ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, परमिसिबल लिमिट पूछा है नॉइज पोल्यूशन का। इसका आंसर आपने क्या लगाया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर लगाना है, आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपने इसका क्या आंसर लगाया है, या जो बच्चे बाद में देखेंगे उनको क्या लगता है इसका आंसर क्या है, और उसके बाद आपने मेरा आंसर देखना है। यहाँ जो ये क्वेश्चन जो है, ये इस क्वेश्चन का आप रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 100% करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने पूछा है कि परमिसिबल लिमिट नॉइज पोल्यूशन का क्या है, जो कि प्रिस्क्राइब किया है CPCB ने। CPCB मीन्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो वो नाइट टाइम के लिए जो परमिसिबल लिमिट बताता है नॉइज पोल्यूशन की, नाइट टाइम के लिए पूछा है इन्होंने, तो वो अलग अलग है। क्या? अगर वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए नाइट टाइम का जो परमिसिबल लिमिट है वो है 45 डेसिबल। ठीक है, 45 dB। और अगर बात की जाए साइलेंस जोन की तो साइलेंस जोन के लिए है 40 dB। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका अगर आप बोले तो एग्जैक्ट इसका आंसर तो या तो 45 होना चाहिए, अगर उन्होंने पूछा हो किसके लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए, तो 45 होगा। अगर उन्होंने पूछा होता साइलेंस जोन के लिए तो आंसर 40 होता। तो एटलीस्ट आंसर C और D तो नहीं है। अब PSC देखते हैं कि इसका आंसर क्या देती है। तो इसका आंसर A भी हो सकता है PSC के हिसाब से और B भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट बता दिया 40 और 45। साइलेंस जोन के लिए नाइट टाइम के लिए जो लिमिट है परमिसिबल लिमिट वो है 40 डेसिबल, और जो रेजिडेंशियल एरिया के लिए है वो है 45। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन काज्ड बाय अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। फर्स्ट क्वेश्चन का आप रिप्रेजेंटेशन दें, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन काज्ड बाय एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा जो डिस्ट्रैक्शन काज की जाती है उसकी अमाउंट किस से मेजर की जाती है। तो आपने बड़ी खुशी से ए आंसर लगाया होगा, बट ए आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर है डी। हमेशा फर्स्ट ऑप्शन एग्जामिनर देता है आपसे गलत कराने के लिए। तो रिचर्ड स्केल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डी, मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल या हम इसको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल। क्यों? ये मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कौन मेजर करता है? मर्कैली स्केल। और रिचर्ड स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है।
तो इन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन मींस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा इसका डी, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्या होगा, ये इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले नंबर पे क्या होगा, थर्ड। उसके बाद होगा मीथेन नंबर सेकंड, तो पहला होना चाहिए थर्ड, तो थर्ड इसमें भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट है डी को, तो डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के इंडिकेटर, कौन कौन से होते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको पता है, ये इंडिकेटर दिए थे एमडी मॉरिस ने, पढ़ा होगा आपने, एमडी मॉरिस ने दिए थे। कब दिए थे, ऑलमोस्ट 1970s में दिए थे। तो ये इंडिकेटर कौन कौन से थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी बिल्कुल था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ 1 बिल्कुल था, उसके बाद था बेसिक लिटरेसी रेट, बेसिक लिटरेसी रेट था। तो फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है, तीसरा नहीं है, तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट पूछा है, तो ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन है करेंसी डेप्रिसिएशन ऑलवेज लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड बैलेंस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका रीजन दिया है द रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल्स दैट इज इन्फ्लेशन बिटवीन द कंट्रीज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ए है इसका फॉल्स, तो आर है इसका ट्रू, तो ए इज फॉल्स, तो आर इज ट्रू, डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, exchange rate mechanism that is ERM of International Monetary Fund facilitates currency convertibility among the member countries, ठीक है। तो आपको पता है ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, under a flexible exchange rate the need for balance of payment adjustment through foreign exchange reverses is reduced, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ बी, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्यों, जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है ये कि एक सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने, किसने, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने, इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है। चलिए, बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एज पर यूनियन बजट 2025-26 व्हाट टारगेट इन गीगावाट्स has been set for nuclear power capacity by year 2047। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने करंट को साथ में लेके पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपने लगाया होगा सी, दैट इज 100 गीगावाट, ठीक है, 100 गीगावाट, सी है इसका राइट आंसर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव PMSHRI, ठीक है, फिर STARS, क्या है ये, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, PMSHRI क्या होता है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधान, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आपने लगा लिया होगा, तो प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, आपको पता है ये एक स्कीम है जो
अपग्रेड करने की बात करती है, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स थे उनको मॉडल स्कूल्स में बनाने की बात करता था। ठीक है, उसके बाद है स्टार्स। स्टार्स मीन्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। उसके बाद दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। उसके बाद ULLAS, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो PM पोषण तो आपको पता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, थ्रू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव डज द गवर्नमेंट एम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इनमें से किस किस के द्वारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं सरकार उनको अचीव करना चाहती है, तो क्या क्या है। तो ये जो है ये सारी की सारी स्टेट करेक्ट हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑल 5 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्कीम्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान प्रोग्राम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यूज में रही है, तो वहां से एक क्वेश्चन हो रहा गया है। निष्ठा, विद्या प्रवेश, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिसको डाइट्स कहते हैं, और रानी लक्ष्मी बालिका विद्यालय। तो यहाँ से रानी लक्ष्मी को आप एलिमिनेट कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड से। रानी लक्ष्मी है तो डिफेंस के रिलेटेड कोई स्कीम होगी, ऐसा आप कर सकते थे। तो बाकी तो सारी की सारी जो हैं वो इसी के अंडर हैं, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा, ए। ठीक है, रानी लक्ष्मी बालिका विद्यालय जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। चलिए, पेपर काफ़ी लेंथी था, पेपर को हम इजी नहीं कह सकते, पेपर को हम मॉडरेट से टफ कहेंगे। मॉडरेट से टफ पेपर है और मेरिट इसका लो जाने वाला है। आगे हम बात करेंगे कहाँ तक जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप पूरा पेपर मेरे साथ करोगे। मैच द फॉलोइंग की डेफिसिट इंडिकेटर विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन द परसेंटेज ऑफ GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 हैज पर बजट 2025-26। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने अगर आपने करंट अफेयर को साथ में लेकर पढ़ा है तो आपने इजी कर लिया होगा, इजीली कर लिया होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या है, प्राइमरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, तो प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए कितना, 0.8%। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% और फिस्कल डेफिसिट 4.4%। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई इनिशिएटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज ESIC। तो कौन कौन है, ई पहचान, ई बिज प्लेटफॉर्म, आबा नंबर क्रिएशन, UPI एप्स फॉर IPs। तो ये हमें लग रहा है कि कहीं डिजिटल पेमेंट के साथ जाएगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक नहीं है इसका। और GIS बेस्ड मैप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पिलर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी के की पिलर कौन कौन से हैं इनमें से, तो कौन कौन से हैं। हेल्थ पॉलिसी मींस इंडियाज नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहा है, तो इसके की पिलर कौन कौन से थे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बिल्कुल ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एलमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फ्री एंड लो कास्ट ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है। अवेलेबल ऑफ डॉक्टर्स इन अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप डॉट में पढ़ सकते हैं। अगर तो रूरल एरिया होता
तो आप इसको ठीक लगाते, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, तो फोर्थ आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और बी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, बी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए, बिलो मेंशन कंट्रीज आर इंडियाज टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो आपके दिमाग में ये देखते ही लग रहा होगा कि भाई चाइना तो नंबर 1 पे है, ठीक है ना, चाइना नंबर 1 पे है और सेकंड पे यूएसए होना चाहिए, बट सेकंड के बाद थर्ड के बाद सेकंड किसी में नहीं है। चाइना और यूएसए एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कभी चाइना नंबर 1 पे हो रहा है, कभी यूएसए नंबर 1 पे हो रहा है, तो इसको तो आप एक माने। तो अगर चाइना के बाद यूएसए है नहीं, मींस थर्ड, अगर फर्स्ट ऑप्शन थर्ड होगा, थर्ड के बाद सेकंड नहीं है, तो सेकंड और थर्ड आप लगा सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपका रहेगा यूएसए नंबर 1, चाइना रहेगा आपका नंबर सेकंड पे, ठीक है, चाइना रहेगा आपका नंबर सेकंड पे, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आपका यूएई रहेगा, जहां से सबसे ज्यादा हमें रेमिटेंस भी आता है, तो तीसरे नंबर पर रहेगा यूएई, उसके बाद रहेगा आपका रशिया, और लास्ट नंबर पर रहेगा सऊदी अरबिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम ई बस सेवा स्कीम। अगेन, अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ा होगा, लास्ट 2-3 सालों से आप कांटेक्ट में हैं करंट अफेयर के, तो ये क्वेश्चन भी आप इजिली निकाल लेंगे। तो पीएम ई बस सेवा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 2023 में इनिशिएट की गई थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है। अगस्त 2023 में ये स्कीम जो थी ये स्टार्ट की गई थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद इट एम्स टू ऑगमेंट बस ऑपरेशन इन अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही है, विद सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 20,000 करोड़ फॉर डेवलपिंग 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद मोर देन 169 सिटीज विद पॉपुलेशन साइज 3 लाख एंड 40 लाख एज पर सेंसस 2011 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट अंडर दिस स्कीम। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद द स्कीम शैल रिमेन वैलिड अप टू मार्च 2047। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये स्कीम आई थी 2023 में, तो इन्होंने बोला था कि ये नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट इसको हम देखेंगे, तो ये जो है स्टेटमेंट फोर्थ जो है ये गलत है। तो फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए, हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद द ईयर इन विच दीज कंट्रीज क्रॉस प्री पेंडेमिक जीडीपी कांस्टेंट प्राइस नेशनल करेंसी। ठीक है, तो क्या है? इंडिया, जापान, इंडिया, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट, इंडिया। इंडिया के साथ होगा आपका इंडिया 2020। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ये सारी की सारी इन्होंने करेक्टली मैच किया हुआ है। फर्स्ट इंडिया 2020, चाइना 21, जापान 22, यूनाइटेड किंगडम 2023। तो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में है? बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा है, न्यूज में रहते हैं, पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, आपने इजिली कर लिया होगा। ठीक है, तो क्या है, कौन कौन से गोल हैं? गोल नंबर सीधा पूछ लिया इन्होंने, गोल नंबर 4, 5, 6 और 7। तो 4 गोल क्या है? 4 गोल बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है गोल नंबर 4। ठीक है, उसके बाद गोल नंबर 5 बात करता है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, गोल नंबर 6 बात करता है क्लीन वाटर और सैनिटेशन की, और गोल नंबर 10 बात करता है रिड्यूस इन इक्वालिटी की। तो ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी हाउस होल्ड्स हैव कंप्लीटेड
अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAY ग्रामीण की बात कर रहा है फ्रॉम 2016 से लेके 2025 तक। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, टफ है करने के लिए। इसका राइट आंसर है 2.69 करोड़। याद नहीं रहता तो ऐसे क्वेश्चन को तुक्का भी नहीं मार सकते हम, ठीक है। 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो इसका इनिशियल टारगेट जो रखा गया था वो रखा गया था 2.95 करोड़। तो आपने ये डाटा तो याद किया होगा 2.95 करोड़, तो इसके हिसाब से भी आप लगा सकते थे अगर आपने ये डाटा याद किया था तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चेयरपर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंस कमीशन आर करेक्टली मैच। तो कौन कौन से हैं? टेंथ फाइनेंस कमीशन किसने चेयर किया था? तो 10th फाइनेंस कमीशन चेयर किया था KC पंत ने, ठीक है ये। उसके बाद 12th फाइनेंस कमीशन चेयर किया था डॉक्टर C रंगाराजन, ये भी ठीक है। 13th फाइनेंस कमीशन चेयर किया था विजय केलकर ने, ये भी ठीक है। और 14th फाइनेंस कमीशन YD रेड्डी। तो YD रेड्डी आपको रिसेंटली तो पता ही था। तो इसका सारे क्या पूछा है? करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच पूछे, तो ये तो सारे के सारे करेक्टली मैच हैं, तो D होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो क्या आंसर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम कहते हैं मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों लाया गया था ये? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यही बात करता है। तो फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बना कब था एग्जैक्टली? याद करो जरा, 1 अक्टूबर 1926 को इसी एक्ट के अंदर बात हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशन किस में आता है? तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है या नहीं? बिल्कुल आता है जी। कब? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में कब डाला गया था? तो 42nd अमेंडमेंट, जो 42nd नंबर की अमेंडमेंट थी 1976 में, याद करो इमरजेंसी के टाइम, तब एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला था। तो फर्स्ट तो होगा करेक्ट, करेक्टली मैच पूछे हैं तो एटलीस्ट D तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। उसके बाद इनकम टैक्स कंकरेंट लिस्ट में आता है? नहीं आता। इनकम टैक्स तो यूनियन लिस्ट में आता है ना, तो इजी है। तो ये तो मैच है नहीं है, ये गलत है। तो आप सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां जहां सेकंड है। ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, तो C होगा आपका राइट आंसर, ऑटोमेटिकली C होगा आपका राइट आंसर। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। It is not mandatory for the Supreme Court to provide its opinion on presidential reference. Statement first क्या है कि it is not mandatory for the Supreme Court to provide its opinion on presidential reference. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कहाँ बात होती है ऐसी? ऐसी बात होती है अंडर आर्टिकल 143 के सेक्शन 1 में, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन, नेक्स्ट है ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर। तो ओपिनियन जो दिया जाता है क्या वो बाइंडिंग होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ओपिनियन जो दिया जाता है सुप्रीम, वो बाइंडिंग नहीं होता। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट इज फ्री टू फॉलो, मतलब उसको फॉलो करना है या नहीं करना, वो उसकी मर्जी है। तो फर्स्ट होगा इसका इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। कहाँ है? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, तो C होगा इसका राइट आंसर। सही है ना? गलत तो नहीं बोल दिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, ये चीज ध्यान से देखनी है कि क्या पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा है। कौन सा नॉट करेक्ट है? तो he is appointed by, he या she is appointed by the governor of a state, बिल्कुल ठीक है। he she hold office during the pleasure of governor, बिल्कुल ठीक है।
हिज रिम्यूनरेशन इज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है, गलत ही पूछा है ना, तो सी होगा राइट आंसर। पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है, तो सी होगा गलत। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करता एडवोकेट जनरल का रिम्यूनरेशन कहां से दिया जाएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। करेक्ट सीक्वेंस बताना है इनका, कैसे? इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब क्या है कि हाईएस्ट रैंक किसका है उसके बाद किसका है। तो इनमें से हाईएस्ट रैंक किसका आएगा? कॉमन सेंस है, चीफ जस्टिस जो होते हैं इनका हाईएस्ट रैंक होता है, रैंक 6 होता है इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, कितना रैंक होता है? 6 होता है चीफ जस्टिस का। उसके बाद यूनियन कैबिनेट मंत्री जो होता है उसका 7th रैंक होता है। उसके बाद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, नहीं, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये रैंक 9 में आता है। ठीक है, 6, 7, 9 और 11 में आता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी 11th में। तो यहाँ पूछा है सबसे बड़ा रैंक किसका है, तो सबसे बड़ा आएगा, सबसे पहले आएगा चीफ जस्टिस, तो पहले फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट तो इसमें नहीं है, इसको हटा देंगे हम, तो फर्स्ट आएगा। फर्स्ट के बाद आएगा कौन सा? फर्स्ट के बाद आएगा आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तो 4th नंबर, फिर 3rd, फिर 2nd, तो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। विद रेफरेंस टू jurisdiction of लोकपाल कंसिडर द फॉलोइंग अथॉरिटीज। विच ऑफ द अबव कम अंडर द jurisdiction ऑफ लोकपाल के jurisdiction के अंडर कौन आता है? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आते हैं, यूनियन मिनिस्टर यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ये कहाँ आते हैं? फॉर एलिगेशन ऑफ करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव किस में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऑल ऑफ तो किसी में भी नहीं है। तो फिर आप इसका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगाओगे जिसमें सबसे ज्यादा मेंशन होंगे? तो सबसे ज्यादा डी में मेंशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। When a money bill is presented to President of India for her assent, जब मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है उनकी असेंट के लिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज शी एक्सरसाइज? कौन कौन सी पावर है जो वो यूज कर सकती हैं? देखना, मनी बिल की बात की है। शी मे गिव हर असेंट टू द बिल, हाँ दे सकती हैं, देंगी वो। शी मे विद होल्ड हर असेंट, असेंट को क्या वो विद होल्ड कर सकती हैं? हाँ। शी में रिटर्न, मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकती रिकंसिडरेशन के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड होगा करेक्ट, तो ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वही तो चेयरपर्सन होगा। अब यहाँ क्या पूछना चाहते हैं वो पता नहीं मुझे। नीति आयोग वॉज क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चेयरपर्सन वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, इनकरेक्ट होगी, कि क्या पूछना चाह रहे हैं? अपॉइंटमेंट का पूछा है, तो अब देखते हैं पीएससी इसका आंसर क्या देती है। वैसे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ए पार्ट होना चाहिए इसका। अब वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है ये नहीं पूछा, चेयरपर्सन नीति आयोग का अपॉइंट कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हो गया वही तो होगा चेयरपर्सन। ठीक है, तो ए पार्ट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताओ क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज सैलरीज, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो नीचे दी गई, इनकी जो सैलरीज हैं या अलाउंसेज हैं या पेंशन है, आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है। कैग की सैलरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी से निकलती है कंसोलिडेटेड फंड से। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट होगा। ठीक है,
जैसे ये तो रिमूव हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड भी, ये भी हट गया। अब देखते हैं या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो चीफ, हमें पता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो तो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आते, तो ये गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीटो पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। एब्सोल्यूट पावर, प्रेसिडेंट विद होल्ड हिज हर असेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो की बात कर रहे हैं। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं बिल, मनी बिल को छोड़ के बाकी कोई भी बिल रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, तो बिल्कुल ये भी ट्रू है। पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट नाइदर गिव असेंट नॉर रिटर्न व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अपने पास रख लेते हैं, तो ये भी ठीक है। लाइन आइटम वीटो, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन और आइटम्स इन अ बिल मेनली फाइनेंशियल बिल्स, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ये जो है ये जो बात की गई है, ये प्रेसिडेंट जो है ये यूएस वगैरह कंट्रीज में ये प्रोविजन होता है, ये हमारी बात नहीं हुई, तो ओनली 3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो लाइन आइटम वीटो है ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो लाइन आइटम वीटो किसके पास होती है, ये जैसे यूएस वगैरह के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास। Through which constitutional amendment was subclass 1A added to Article 75 stating that total number of minister including Prime Minister 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लिया होगा 91st अमेंडमेंट, बार बार रिपीट होता है। कब आया था 91st अमेंडमेंट? 2003 में ये बात की गई थी कि 15% से ज़्यादा नहीं होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Article 239A was added by 37 constitutional amendment. ठीक है, आर्टिकल 239A फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, 239A जो है वो 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1975 में। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 239 हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई J&K रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यहाँ आपसे गलत करवा सकता है, आप बोलेंगे 37 तो 1975 में हुआ था, तो ये सेकंड गलत होना चाहिए, बट जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम पढ़ते हैं 2019 का, तो वो बिल्कुल बात करता है कि 239 जो है वो एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, तो ये भी ट्रू है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन कौन से हैं जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हमें पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2 टर्म इन्होंने दी थी, 1952 से लेके 1962 तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार। उसके बाद कौन पूछा, ये तो ट्रू है, फखरुद्दीन अली अहमद, ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के 1974 से 77 आई थिंक, बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। तो जैनी जैल सिंह भी इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए राइट आंसर, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू द नंबर ऑफ टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड। प्रेसिडेंट रूल किस में डिसेंडिंग में मींस सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल कहां कहां लगाया गया था? ठीक है, कितनी बार लगाया था? सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है, इनमें से 10 बार। तो यूपी के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है कर्नाटका का, आएगा आई थिंक 6 बार। उसके बाद आएगा तमिलनाडु 4 बार और मध्य प्रदेश 3 बार। ठीक है, तो पूछा क्या है? पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा कर्नाटका, फर्स्ट के बाद फोर्थ। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ किस में है? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश, तो ए होगा इसका राइट आंसर।
चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मींस कम से ज्यादा। तो कितनी कितनी सीट्स हैं कम से ज्यादा? वेस्ट बंगाल में कितनी है? वेस्ट बंगाल में 16 हैं। राजस्थान में आप गलती कर सकते हैं, राजस्थान के एरिया के हिसाब से बड़ा है तो यहाँ हो सकता है, बट नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से बात होती है। तो 10 हैं आपकी राजस्थान की। पंजाब, तो पंजाब की आपकी हैं 7 और कर्नाटका की हैं आपकी 12। तो क्या पूछा है? डिसेंडिंग, असेंडिंग। असेंडिंग मीन सबसे छोटा पहले, तो पंजाब आएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड। उसके बाद आएगा सेकंड। उसके बाद आएगा फोर्थ और एंड पे आएगा फर्स्ट। तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, यही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स एंड देयर फॉर्मेशन डेट्स इज करेक्टली मैच। तो स्टेट्स का फॉर्मेशन पूछा है, स्टेट्स का फॉर्मेशन पूछा है उसकी डेट के हिसाब से। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कब बनी थी? अरुणाचल प्रदेश 1986 नहीं, 1986 नहीं, अरुणाचल प्रदेश बनी थी 1987 में। ठीक है, तेलंगाना 2013 नहीं 14 में बनी थी। गोवा 1986 नहीं या 87 में बनी थी। और उत्तराखंड 2001 नहीं 2000 में बनी थी। तो एक एक बढ़ा दिया है, तो डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1952? तो 1952 में नेशनल पार्टीज कितनी थी? तो 14 पार्टी थी, आई थिंक 14 पार्टीज थी। ठीक है, बड़ी पार्टीज तो आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये कुछ बड़ी पार्टीज थी, बट टोटल पार्टीज 14 थी। In which article of Indian Constitution is the provision related to audit of पंचायत accounts mentioned? तो किस में बात होती है? 243J में। ठीक है, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, which of the following pairs accurately represent dominant caste in state politics in India? ठीक है, तो लिंगायत कर्नाटका बिल्कुल करेक्टली मैच है। पाटीदार गुजरात, आपको पता है वो गुजरात में पाटीदार एक लीडर भी था, उसके का एक मूवमेंट चली थी, फिर वो कांग्रेस में गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो वोकलिंगास इन तमिलनाडु नहीं, वोकलिंगास आई थिंक कर्नाटका की है, वो ये गलत है, कर्नाटका की है ये। और कामास आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी होना चाहिए राइट आंसर मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्या पूछा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स रिगार्डिंग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। It is internationally recognized eco label awarded by Foundation for Environmental Education in Denmark। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चंद्रभागा बीच इन ओडिशा वाज फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ये न्यूज में था, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। तो चंद्रभागा जो बीच थी ओडिशा की, वो फर्स्ट थी, कब इसको मिला था? इसको मिला था 2018 में। तो देखो 2018 का करंट उठा के फेंक दिया है। क्वेश्चन टफ है, मोस्टली ऐसी टर्म, ऐसे जो स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर आपने तुक्का मारना है तो आप उसको करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, बट हर बार फिट नहीं होता, 70-80% मुझे लगता है फिट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल कल्टिवेशन टेक्निक प्रैक्टिस्ड बाई कौन ट्राइब्स इज अंडर थ्रेट ड्यू टू मोनोक्रॉपिंग ऑफ यूक्लिप्टस? तो क्या है? ये है डोंगर कल्टीवेशन, राइट आंसर है इसका डोंगर कल्टीवेशन। क्या है डोंगर? ये एक ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है
जिसमें अनप्लान्ड मिक्स क्रॉपिंग की जाती है इस ट्राइब के द्वारा उड़ीसा में। ये उड़ीसा की एक ट्राइब है, तो इसकी वजह से एक बड़ा थ्रेट है इसको, इसकी वजह से मतलब वाइड स्प्रेड ग्रोथ है यूकलिप्टस का। ठीक है, चलिए बी होगा इसका राइट आंसर। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 लैंग्वेजेस। कंसिडर द फॉलोइंग statements regarding revised criteria for language to be conferred with classical status। तो क्या है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। तो आप देखते हैं, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पेनिंग एट लीस्ट 1500 से 2000 ईयर्स। तो ये टफ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, A body of ancient literature text considered valuable heritage by successive generation of speakers। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद the literary tradition should be original and not borrowed from another speech। तो ये कॉमन सेंस से भी आप करेक्ट लगा सकते हैं। The language must be currently spoken by more than 50 million people। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं, तो ए होगा इसका राइट आंसर। Consider the following institution and their corresponding domains under India's National Quantum Mission NQM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे, 40 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 40, थक तो नहीं गए? एक ही वीडियो में कर लें या दो बनाएं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु, क्या है ये? तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु ये है क्वांटम कंप्यूटिंग हब। ठीक है, क्वांटम, एक मिनट, फर्स्ट क्या है पूछा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इनमें से करेक्टली मैच कौन कौन से हैं? अच्छा, मुझे लगा मैच करना है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग हब। तो ये तो मेरे हिसाब से, अच्छा इनको मैच करना है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, फर्स्ट, अच्छा मैच करना है, सॉरी। तो क्या आएगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट के साथ मैच क्या होगा, फर्स्ट के साथ मैच होगा आपका सेकंड। एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलुरु दिल्ली, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, अगर आपने डिटेल में चीज़ें की हैं तभी हो पाता है। तो फर्स्ट के साथ आएगा आपका सेकंड, क्वांटम कम्युनिकेशन हब। तो सेकंड के साथ आएगा आपका फर्स्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग हब। थर्ड के साथ आएगा आपका फोर्थ, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी हब। और फोर्थ के साथ आएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आएगा थर्ड, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस हब। तो सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ठीक है या गलत बताया मैंने। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से नहीं किया डिटेल में चीज़ें तो गलत ही होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू गगनयान मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान मिशन से क्वेश्चन पूछा है, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है। देखो करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट। द मिशन एम टू प्लेस एस्ट्रोनॉट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नहीं, ये गलत है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं। किसके लिए था ये मिशन, एस्ट्रोनॉट को भेजना लो अर्थ ऑर्बिट में। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे गलत कराने की कोशिश की है, लो LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट तो आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकंड क्या है, इट कंप्राइजेस 2 अनक्रूड फ्लाइट्स फॉलोड बाय 1 क्रूड मिशन। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें क्या थे,
ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। द ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर द मिशन इज ड्राइव फ्रॉम LVM-3, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दिमाग घुमा देते हैं और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि पेपर लेंथी है, टाइम कम होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीपा वायरस, काफ़ी टाइम पहले ये न्यूज़ में था। तो ये एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है, नीपा वायरस। हाँ, नीपा वायरस एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है। पैरामिक्सोविरिडी का ये एक वायरस है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो नीपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में आती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पॉलीमरेज चेन PCR इज प्रेफर्ड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर नीपा वायरस, बिल्कुल ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 4 से लेके 14 दिन होता है, तो ये भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विद रेफरेंस टू इंडियाज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा था, इंटरनेशनल लॉ का डिटेल कोर्स हमने करवाया हुआ है, उसमें हमने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को भी पढ़ा था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का भी और iOS का भी और वेबसाइट का भी। तो वहां से हमारी ऐप डाउनलोड करें, उस पर रजिस्टर करें और हमारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो ऑपरेशन दोस्त पूछा है कौन कौन सा करेक्टली मैच है। तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए था? अर्थक्वेक रिलीफ इन तुर्की एंड सीरिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन दोस्त जो था ये इंडिया का एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था, कब का? किसके साथ? तुर्की और सीरिया को हमने असिस्टेंस दिया था अर्थक्वेक के टाइम 2023 में, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा क्या था? ऑपरेशन गंगा था जब हमने ऑलमोस्ट 20,000 प्लस इंडिया के स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट किया था जब रशिया यूक्रेन वार थी 2022 की, ठीक है। तो ये हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी 2023 का ऑपरेशन था जब हमने इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू किया था, कहाँ से? सूडान से, ये भी ठीक है। ऑपरेशन अजय, रेस्क्यू फ्रॉम इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, तो बिल्कुल ठीक है, ये सारे की सारे मैच ठीक हैं। तो ऑपरेशन दोस्त हमारा तुर्की और सीरिया के साथ था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ था जब यूक्रेन का और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। कावेरी सूडान और अजय इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड बाय हगिंग फेस AI मॉडल हब? ठीक है, टफ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी, सारी की सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फॉलोइंग। ग्लोबल अवार्ड्स मिले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, तो यहाँ पूछा गया है कौन कौन सा अवार्ड किसने दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो दिया था नरेंद्र मोदी को, किसने? पपुआ न्यू गिनी ने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगू, तो ये अवार्ड दिया था फ्रांस ने, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ आ गया फोर्थ, उसके बाद हो गया आपका फ्रांस। द ऑर्डर ऑफ होली अपोस्टल एंड एंड्रयू द फर्स्ट, ये अवार्ड दिया था नरेंद्र मोदी को ग्रीस ने। उसके बाद है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर, तो ये अवार्ड दिया था नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, रशिया ने। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट हमारा होगा
डी होगा हमारा राइट आंसर। चलिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं हमारी किस पे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट जो है लगा सकती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। ठीक है, तो क्या क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल लगा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर को जब खतरा हो बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाँ, और डिफेमेशन बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, तो 10 मेंबर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं और 14 डायलॉग पार्टनर हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक मिनट, 10 मेंबर स्टेट हैं। ठीक है, तो 10 मेंबर स्टेट हैं, 10 मेंबर स्टेट हैं और ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया 2 हैं आई थिंक, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, तो 2 ऑब्जर्वर किस में है, ये भी बाहर हो जाएगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा। 10 मेंबर, 2 ऑब्जर्वर और 14 डायलॉग पार्टनर, तो 10 मेंबर स्टेट, 2 ऑब्जर्वर, 14 डायलॉग पार्टनर, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए राइट आंसर, यही है। आपने क्या लगाया है, जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज मिशन एंड विजन आर, तो क्या है करेक्ट पूछा है, लीड टू एनर्जी ट्रांजिशन, फर्स्ट क्या है लीड टू एनर्जी ट्रांजिशन, तो ये करेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है टू स्पीड अप ट्रांजिशन टू पार्शियल रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये तो नहीं लग रहा मुझे, टू बिल्ड एंड कल्चर ऑफ एक्सीलेंस ट्रू है, और टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सी होगा राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग, चन्नूलाल मिश्रा एक तरफ से दिए हैं प्रोपोनेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक, दूसरी तरफ इंडियन घरानास। ठीक है, तो चन्नूलाल मिश्रा, तो ये क्या आएंगे, ये कहाँ क्या है, एक मिनट, बनारस घराना, तो फर्स्ट के साथ आ जाएगा 4। सेकंड, सेकंड क्या है कृष्ण राव सांजर पंडित, तो ये आ जाएंगे आपके ग्वालियर घराना। उसके बाद भीमसेन जोशी, तो ये आपके आ जाएंगे कायराना घराना, और पंडित यशपाल बच गया आगरा घराना, तो डी आपका होगा राइट आंसर, यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मीराबाई चन्नो, मीराबाई चन्नो की अचीवमेंट्स पूछी हैं, तो वन अ सिल्वर मेडल इन IWF सीनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, हाँ इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। वॉन अ गोल्ड मेडल इन IWF सीनियर वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017, तो बिल्कुल इन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया था 2017 में। वॉन अ सिल्वर मेडल इन IWF सीनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। वॉन अ गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024, तो नहीं, 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनको कोई भी मेडल नहीं मिला था आई थिंक, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है, द बिल्डिंग एट हड़प्पा वर मोर एलोबरेटली कंस्ट्रक्टेड देन दोज एट मोहनजोदारो,
ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, इनसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हड़प्पा में ज़्यादा नहीं, ऐसा तो नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदारो तो दो एकदम मीन्स बड़ी सिटीज़ थी, तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। तो ये मोहनजोदारो हैड लार्ज टैंक ग्रेट बाथ लोकेटेड इन टाइटल, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। द ग्रैंडरी इज लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। ग्रेट ग्रैंडरी जो थी वो लार्जेस्ट बिल्डिंग ज़रूर थी, बट हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदारो में थी आई थिंक। तो यहाँ से आपका होना चाहिए सिर्फ सेकंड होना चाहिए राइट आंसर। आपने क्या लगाया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीएससी क्या देगी वो हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पूछा है, कहाँ कहाँ हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में नहीं, पाटलिपुत्र में हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। पूछा है इनकरेक्टली मैच कितने हैं, तो 2 हैं जो वो इनकरेक्टली मैच हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग लोकेशन। काफ़ी लंबा हो गया है आई थिंक, ये वीडियो लंबी हो गई है और बार बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो कंटिन्यू करते हैं बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी जल्दी मैं लेकर आऊँ या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप को ज्वाइन करें, वहाँ से हमारे क्वेश्चन, हमारे कोर्सेज अवेल करें, नोट्स अवेल करें। और मैं एक डिटेल कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ JKAS का, जो आने वाले नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए, और साथ साथ में 2012 से लेके आज तक मीन्स 2025 के सारे PYQs का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू सो मच।